कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं, हिंदी के सेवी होते हैं, जो लेखकों से रूबरू नहीं हो पाते, लेखकों से उनकी बात नहीं हो पाती या लेखकों को वो नहीं सुन पाते। तो इस आभासी पटल पर इसके माध्यम से विश्व हिंदी संगठन ने तय किया कि हम भारतवर्ष के और विशेषकर हिंदी के साहित्यिकों को, विचारकों को हम हमारे जो 5 लाख से अधिक श्रोता है, दर्शक है, उन तक हम ले जाना चाहते हैं। तो सभी दर्शकों का सम्मानीय आज की प्रमुख अतिथि सम्मानीय विदुषी शर्मा जी का, हमारे सम्मानीय आलोक रंजन पांडे जी का मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज के इस साक्षात्कार के लिए जो लेखक, भाषाविद, साहित्य और संस्कृति के लिए एक समर्पित ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे सामने है। आज हम उनके विषय में कुछ जान लेते हैं, उनसे हम रूबरू होते हैं। उनका कुछ परिचय जो है वो मैं आपको करवा देना चाहता हूं। आप है डॉक्टर विदुषी शर्मा जी। ये इन्होंने बीए जो है वो इतिहास विषय से किया था। साथ ही उन्होंने प्रभाकर, ये जो हिंदी की स्नातक परीक्षा है, वो भी उन्होंने पास की है। उसके बाद उन्होंने बीएड किया रोहतक से। तदोपरांत पीएचडी किया उन्होंने सिंघानिया विश्वविद्यालय राजस्थान से। इनके पीएचडी का जो विषय था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो विषय मैं आपको बताना चाहूंगा। वो विषय है संगठनात्मक प्रबंधन, दिल्ली के विभिन्न महाविद्यालयों के संदर्भ में सामाजिक मूल्यों एवं नैतिकता का अध्ययन। ये अपने आप में एक मौलिक और अनूठा ऐसा विषय जो था, जिन पर मैडम जी ने पीएचडी आचार्य की पदवी हासिल की है। आजकल वो ओएसडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। यहाँ पर वो अब ओएसडी के तौर पर काम कर रही है। साथ ही साथ वो ऑब्जर्वर है और इवेल्यूटर है इग्नू से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से वो ऑब्जर्वर है। साथ ही वो भाषा नाम की जो ई पत्रिका निकलती है, उसमें हिंदी विशेषज्ञ के रूप में वो काम करती है। आपको पता होगा कि भाषा यह यूजीसी रेफर्ड जर्नल है। साथ ही वो अतिथि प्रोफेसर है श्यामतारा महिला महाविद्यालय वाराणसी से। उसी के साथ साथ जनरल सेक्रेटरी है अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था से। उन्होंने स्कूल शिक्षिका के रूप में अपना कार्य शुरू किया था। फिर 10 वर्ष तक उन्होंने कोचिंग सेंटर भी चलाया था। सबसे विशेष बात यह है कि मैडम की जो जीवनी है वो आज का अभिमन्यु इस नाम से उनकी जीवनी जो है वह प्रकाशित है। और सबसे विशेष बात यह है कि उनकी जीवनी जिन्होंने लिखी है, वो जो लेखक है मुरुगेंद्र राज, ये मात्र 13-14 वर्ष के हैं और इनके खुद के 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम से है। और इन्होंने भारत की कुछ अलग मतलब जो डायमेंशनल जो महिलाएं हैं, मतलब विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य करती है, ऐसी विशेष महिलाओं पर उन्होंने जीवनी लिखी है। इतनी कम उम्र में इस तरह की बात उन्होंने की है और विदुषी जी उन 5-6 महिलाओं में से एक है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। साथ ही माँ नामक कविता संग्रह जो था, उसमें विदुषी जी की कविता थी। उस माँ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है, उनका नाम है। उसी के साथ साथ महाप्रज्ञा नाम की एक जो कविता है, 1121 कविताओं का वो संकलन था, उसको भी ब्रिटिश वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका स्थान जो है वह है। साथ ही मैडम ने कुछ पुस्तकें भी संपादित की है। पहली जो पुस्तक उनकी थी राजभाषा हिंदी विविध विमर्श, इस पर उनकी संपादित पुस्तक थी। साथ ही राजभाषा हिंदी विविध परिप्रेक्ष्य नाम से भी उनकी एक दूसरी किताब जो थी वह संपादित उन्होंने की है। साथ ही लॉकडाउन मेरे अनुभव मेरे विचार, इस तरह के एक लॉकडाउन के कालावधि में जो उनके अनुभव और विचार है, वो पुस्तक भी उनकी है। साथ ही सरदार पटेल के नाम से एक पुस्तक जो है वो प्रकाशनाधीन है।
उस पुस्तक के लिए सरकारी अनुदान उन्हें प्राप्त हुआ है। और जो चौथी जो उनकी पुस्तक है, वो अर्जुन अवार्ड जिन्हें मिला है, ऐसे 133 जो अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी है, उनके ऊपर उन्होंने संपादित कविताओं का एक संग्रह निकाला है, जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ है ना? और सबसे खुशी की और मेरे लिए आश्चर्य की, आनंद की बात यह है कि विदुषी जी के कारण मेरी भी एक कविता उस गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। आप आपका बहुत-बहुत आभार मैम। साथ ही उनको कई पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे वर्ल्ड लिटरेरी फोरम फॉर पीस एंड ह्यूमन राइट भूटान जो है, वहां से उनको इंटेंशन एम्बेसडर ऑफ पीस, इस पुरस्कार से उनको नवाजा गया है। और इस तरह का बहुत बड़ा उनका परिचय है। जब मैं परिचय पत्र पढ़ रहा था तो 3-4 पन्नों से भरा हुआ वो उनका परिचय है। अगर मैं बताने जाऊंगा तो फिर हमारी मुलाकात जो है वो और छोटी हो जाएगी। तो बस इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि विभिन्न विषयों पर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से मैम ने मार्गदर्शन किया है। कई विषयों पर उनको उनको महारत हासिल है, जैसे कि हमने देखा संस्कृत, हिंदी और इतिहास। इन विषयों पर तो वो स्वयं अपना एक अधिकार रखती ही है, लेकिन जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनके जो प्रपत्र जो या लेख जो प्रकाशित हुए हैं, उनके विषय जो है वो पढ़कर आप अचंभित हो जाएंगे। जैसे कि गुरु रामचरितमानस, आज का श्रीवास्तव, साहित्य समाज संस्कृति, आदि शंकराचार्य, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, पंडित नेहरू जी, राष्ट्रकवि दिनकर, किन्नर विमर्श, राजभाषा हिंदी, दलित साहित्य, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिंदी, आधुनिक संचार माध्यम, श्रीमद् भगवत गीता, भारत और संस्कृति संबंध। इस तरह के आप देखेंगे कि लगभग जो भी विषय महत्वपूर्ण विषय हमारे हिंदी साहित्य में है, उन लगभग सारे विषयों पर मैडम जी ने बहुत अच्छे तरह से अपनी लेखनी चलाई है। तो इस तरह की एक महद विद्वान, ऐसी महनीय व्यक्ति से हम आज आपको परिचित करवा रहे हैं। विदुषी जी, मैं आपको वंदन करता हूं और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही हम इस साक्षात्कार को शुरू करते हैं। आपकी आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का कि उन्होंने आपसे हमें रूबरू कराया, इसी माध्यम से हम लोग मिले हैं और आज हमारी मेरे ख्याल से पहली ही मुलाकात है इस तरह से। तो बहुत आभार है आपका और आपके मंच का, आपकी पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ आगे ये सिलसिला चलता रहे, क्योंकि हम सब समाज के बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं और हम ये चाहते हैं जितनी भी हमारी छोटी सी उपलब्धियां हैं, जो भी हमने कुछ अर्जित किया है, वो हम समाज को बांटें। तो बिल्कुल। बिल्कुल आपसे अनुरोध है कि आप शुरू कीजिए। जी जी, धन्यवाद मैम। जैसे कि हर लेखक, हर साहित्यकार, शिक्षक, भाषाविद हो, कोई भी व्यक्ति जो हमारे मन से पर आता है, हम हमारे जो श्रोता है, जो दर्शक है, उन्हें हम रूबरू कराना चाहते हैं। इसलिए हम शुरू में ही मैम हम चाहते हैं कि आप अपने जन्म के विषय में, अपने बचपन के विषय में और अपनी शिक्षा के विषय में आपकी जो बातें हैं वो हमसे साझा करें। जी बिल्कुल। जन्म तो सबसे बड़ा ही है, क्योंकि जब ही जन्म होगा तो ही तो हम संसार में आते हैं। मैं एक दुजाना, एक बहुत छोटा सा गांव है झज्जर जिले में, वहां पे पैदा हुई हूँ। और मेरी माताजी श्रीमती मोतिया शर्मा जी, वो गवर्नमेंट टीचर हैं, रिटायर्ड हैं अब तो। मेरे पिताजी श्री गणेश दत्त शर्मा जी, वो रेलवे में थे। और 4 भाई बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे बड़े भैया भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, छोटे भैया का अपना स्कूल है, बहन हाउसवाइफ है और सभी शिक्षा के क्षेत्र में बड़े ही हैं, सभी पढ़े लिखे हैं। मेरे नाना जी बहुत बड़े कवि थे, वो संस्कृत में बहुत बड़े विद्वान थे।
पंडित नेहरू के साथ भी उन्होंने बहुत सी अपनी काव्य रचनाओं का पाठ किया है। और कहीं ना कहीं देखिए अनुवांशिकी है, जीन्स जो है वो आते ही हैं। मेरी बिल्कुल। माताजी भी बहुत बड़ी लेखिका है, कवयित्री है, तो ये उन्हीं का कुछ ना कुछ अंश है मुझ में। और मेरे दादाजी भी थे, मतलब दादके और नानके दोनों परिवारों का ही मिश्रण है। तो मेरे नाना जी जो थे वो संस्कृत में भी बहुत बड़ी रचनाएं करते थे। और उनका ये रिकॉर्ड था कि वो कभी भी कोई भी कागज लेकर काव्य पाठ या रचना पाठ नहीं करते थे। ओह, उन्होंने जितनी भी कविताएं या जितनी भी रचनाएं लिखी हैं उन्हें सब कंठस्थ थी। तो ये ओह, बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ा बहुत अंश जो हम में है वो उन्हीं का ही है। मेरी शिक्षा दीक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन है वो वहीं पर हुई, बाकी फिर हम रोहतक आ गए। रोहतक में मेरी ग्रेजुएशन और ये सब हुआ, बीए बीएड प्रभाकर ये सब रोहतक में हुआ। उसके बाद मेरी शादी हो गई। यहाँ ससुराल में भी सब बहुत अच्छे हैं। मेरे पति श्री नीरज शर्मा जी, वो भी अ, राष्ट्रपति पदक विजेता हैं। वाह, और यहाँ पर फिर मैंने मास्टर्स किया, पीएचडी किया, एमफिल किया। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे मायका और ससुराल दोनों ही अच्छे मिले, जिन्होंने हमेशा मेरा सहयोग किया है। और पहली कविता या रचना की बात कहूँ तो मुझे याद है कि मैंने पहली अपनी कविता मैं जब 5वीं क्लास में थी तब लिखी थी। अच्छा, वो कविता और कवयित्री के संबंध में ही थी। उसके बाद मेरे एक मौसा जी थे, वो भी बहुत बड़े विद्वान थे, गवर्नमेंट टीचर थे वो। तो वो अक्सर एक बात कहते थे जब वो थोड़ा सा एज में होने लगे, हमेशा एक बात कहते थे कि जिंदगी बेनूर होती जा रही है, हर खुशी अब दूर होती जा रही है, मैंने मांगी थी कज़ा की जो दुआ, शायद अब मंजूर होती जा रही है। तो क्या बात। उनकी इस निराशा को देखते हुए मैंने कविता में ही उनका जवाब दिया था। मैंने उनको जवाब दिया कि जिंदगी बेनूर नहीं, जिंदगी हम्म, बेनूर नहीं, आदमी मजबूर है, जिंदगी अपने हर दौर में नूर से भरपूर है। क्या बात उसके है, क्या बाद उसके बाद उन्होंने ये बात कहनी बंद कर दी थी, क्योंकि बात। मैंने उन्हें जवाब दे दिया था। मैं बहुत छोटी थी, फिर भी बिल्कुल। मैंने उन्हें जवाब दिया था। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहा। पहले लेखन का इतना कुछ नहीं था, अपनी बातों को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखती थी। बाद जी, में परिस्थितियां ऐसी कुछ हुई कि बहुत कुछ बदला। पीएचडी के दौरान जब मैं अयोध्या गई 2017 में, वहां पर बहुत बड़ा सम्मेलन था साहित्यकारों का। मैं उसे कहूंगी कि वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। वहां से मेरी साहित्यिक यात्रा शुरू होती है। बस उसके बाद मौका मिलता गया, ईश्वर की कृपा से, अपने बड़ों के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत जो भी हुआ वो लिखते चले गए। जो अवसर मिलते गए उनका फायदा उठाते गए और मेहनत के साथ आगे बढ़ते गए। जी, लेकिन बिल्कुल। अभी ये जी, मुकाम नहीं है। हम तो सिर्फ किनारे पर भी नहीं पहुंचे हैं, ये तो अथाह सागर है जहां हमें अंदर जाना है। अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। स्काई हैज नो लिमिट। तो किसी चीज की कोई बिल्कुल। लिमिट नहीं है। अगर ईश्वर ने कृपा रखी, बड़ों का आशीर्वाद रहा, तो आगे बहुत कुछ करना बाकी है। जी, जी मैम, आपके जीवन के विषय में आपने बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो हम इसी के साथ-साथ यह भी जानना चाहेंगे मैम कि आपने जब शिक्षा दीक्षा पूरी कर ली, तो उसके बाद आपने नौकरी की या आपने कैसे, मतलब आपने क्या किया? नौकरी के बाद आपने नौकरी करना चाही, शिक्षा के बाद आपको लगा कि आपको नौकरी कर लेनी चाहिए, या फिर माँ-बाप की क्या इच्छा रही, या फिर शादी के बाद आपने नौकरी को कंटिन्यू रखा, या शादी के पहले ही आप नौकरी पर थी? इस बात को आप हमसे साझा करें। जी, जी। शादी से पहले तो नौकरी मैंने नहीं की है, क्योंकि 22-23 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी मेरी। अच्छा, तो ससुराल में जब आए तो मेरे पति ये चाहते थे कि मैं नौकरी ना करूँ, क्योंकि मेरी जो सासू माँ थी वो थोड़ी बीमार रहती थी। मेरी जेठानी जी है वो भी गवर्नमेंट जॉब में है। तो उनकी इच्छा थी कि मैं घर पर रहूं और सास ससुर की सेवा करूं। तो हमने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए एक अनुगामिनी बनकर हमने उनकी इच्छा का पालन किया। और जब तक
वो रही, अभी वो इस दुनिया में दोनों ही नहीं है, ना मेरे सासू माँ है ना ही ससुर जी है। जब तक वो इस दुनिया में रहे, हमने अपने गृहस्थ जीवन में जो एक बहू का कर्तव्य होता है वो पूरा किया। और उनके जाने के बाद ही मेरी साहित्यिक यात्रा शुरू हुई। उसके बाद जब हम कहते हैं कि मेरी जिंदगी का एक जो पहला पड़ाव था, वो मैंने अपने पूरे गृहस्थ जीवन को समर्पित किया, क्योंकि अगर हम नौकरी में होते हैं तब भी अगर हमारी फैमिली में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हर औरत की अपनी फैमिली ही होती है। तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल। फर्स्ट फेज जो है वो एक हाउसवाइफ बनकर ही गुजारा है। और मैं आज खुश हूँ कि मेरे जो सास ससुर हैं वो मेरी सेवा से बहुत प्रसन्न होकर गए हैं। और ये कहीं ना कहीं ये उन्हीं का ही आशीर्वाद मैं मानती हूँ कि जो आज मैं बन पाई हूँ वो उन्हीं के आशीर्वाद से है। अगर बिल्कुल हमने अपना कर्तव्य, अपनी जो हमारा एक बहू होने के नाते एक कर्तव्य था वो पूरी निष्ठा से निभाया है, तो उनका आशीर्वाद बहुत मायने रखता है। तो जी वो बिल्कुल। फेज बिल्कुल मेरे जिंदगी का अपना 15-17 साल जो है वो बिल्कुल एक गृहस्थ जीवन को पूरा समर्पित करने के बाद ही मैंने दूसरा कदम आगे बढ़ाया। और बड़ों के आशीर्वाद से मुझे वहां भी कामयाबी मिली। जी, जी, जी। बहुत, बहुत उम्दा मैम। आपकी विनम्रता ही और आपका सेवा भाव ही बता रहा है कि आपकी वाणी से ही हमें इस बात का इल्म हो रहा है कि आप कितनी विनम्र और अपने जीवन में रही है। मैम, नारी विमर्श के अंदर जब हम हिंदी साहित्य में भी हम पढ़ रहे हैं, तो नारी क्रांति करना चाहती है। वो अपने परिवार से भी आगे चलकर कुछ करना चाहती है। लेकिन आपने 15-17 वर्ष परिवार को अपने सास-ससुर के लिए खर्च किए, ये कोई आम बात नहीं है मैम, आपको नमन है। ये सीधी स बहुत सीधी-सादी बात नहीं है। एक पढ़ी-लिखी स्त्री जो है, वो चाहती है कि वो नौकरी करे, अपना खुद का जीवन अपने खुद के पैरों पर खड़ी रहे। और उसमें भी आपने मुझे लगता है कि नारी विमर्श का एक अच्छा अध्याय जो है वो लोगों को अब सुनने को मिला होगा आपके ज़रिए और आने वाले दिनों में भी वो इसको सुनेंगे। तो नारी विमर्श को एक नया आयाम से, नई दृष्टि से निश्चित ही देखेंगे। तो मैम मैं ये पूछना अब आपसे चाहूँगा कि फिर आपने पीएचडी जो की थी आपने, तो वो पीएचडी आपने कब की? आप सास-ससुर जब थे तब की या उनके जाने के बाद ही आपने पीएचडी का जी, आरंभ किया? जी। मेरी सासू माँ वो जो दिवंगत हुई थी वो 2010 में हुई थी। अच्छा, उसके बाद ससुर जी और बहुत अकेले हो गए थे, तो उसके बाद 2014 में उनकी मृत्यु हुई, स्वर्गवास हुआ। उसके बाद से मेरा फेज शुरू हुआ वहाँ। उसके बाद से मैंने पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड किया। तब तक अच्छा, मैं पूरी तरह से अपनी पूरी जो मेरा जो समय था वो उन्हीं के साथ ही बीतता था, क्योंकि धीरे-धीरे वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। बिल्कुल, तब बिल्कुल। वो फरवरी में उनका स्वर्गवास हुआ था और मैंने रजिस्ट्रेशन किया था वो सितंबर में किया था। तो अच्छा, उनके जाने के बाद ही मैंने अपना जो दूसरा फेज है वो शुरू किया। और ये सब उन्हीं का ही मैं प्रताप मानती हूँ, उन्हीं का आशीर्वाद मैं मानती हूँ कि बिल्कुल। मेरी सेवा उन्होंने स्वीकार की और मुझे इतने आशीर्वाद दिए। जी, बिल्कुल। जी, और मैं ये इसके संदर्भ में ही पूछना चाह रहा हूँ मैम कि ये जो विषय है, आपने जो पीएचडी के लिए विषय चुना अर्थात ही आपके गाइड ने, निर्देशक ने वो आपको कहा होगा और फिर आपने उसमें हामी भरी होगी। तो ये जी, जो विषय है कि इतना एक अलग-सा विषय कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको मतलब प्रैक्टिकल वर्क जिसे हम कहते हैं कि वो करना होता है, तो आपको उन महाविद्यालयों में जाना पड़ेगा क्योंकि विषय ही ऐसा है आपका कि संगठनात्मक प्रबंधन दिल्ली के विभिन्न महाविद्यालयों के संदर्भ में सामाजिक मूल्यों एवं नैतिकता का अध्ययन। सही अर्थ में मतलब एक तो महाविद्यालय के विद्यार्थियों से आपका संपर्क आना है एक चीज, दूसरी चीज उनके सामाजिक मूल्य और नैतिक मूल्यों को भी आपको खोजना है। ये अपने आप में मुझे लगता है कि काफी कठिन कार्य रहा होगा आपके लिए। तो आप आपके वो जो अनुभव है हम निश्चित ही सुनना चाहेंगे मैम कि आपका पीएचडी का जो कार्य वो कैसे चला, क्योंकि अभी जो बच्चे हमारे पास आते हैं पीएचडी जी, करने के लिए बिल्कुल। वो कहते हैं कि सर मेरे कोई जो रिसर्च के जी जी। जी, आप बताइए सर, बताइए। हाँ, जो पीएचडी के लिए अब छात्र हमारे पास आते हैं, अब मेरे पास 8 छात्र पीएचडी कर रहे हैं, तो उनमें से लगभग सभी का ये मानना है कि सर कोई ऐसा ही विषय दे दो, कोई क कथाकार दे दो जिनकी 1-2 कथा संग्रह हो तो बहुत अच्छा है।
और आपने जबकि इतना वर्ष का बहुत बड़ा गैप आपका रहा और उसके बाद आपने विषय पीएचडी के लिए आप गई और उसमें भी इतना कठिनतम विषय जो है मुझे लग रहा है कि वो आपने चुना, तो उसके अनुभव निश्चित ही जो लोग आगे चलकर विद्या वाचस्पति करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आप अपने अनुभव जो है वो हमसे साझा करें। देखिए, जीवन के हर मोड़ पर 2 रास्ते होते हैं। एक वो रास्ता होता है जो बना बनाया है उस पर आपने चलना है, वो आसान होता है। दूसरा रास्ता वो होता है जो आप खुद बनाते हैं, उसके बाद लोग आपके पीछे चलते हैं। मैं उस दूसरे रास्ते को बनाने में विश्वास रखती हूँ और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का रास्ता भी ऐसा ही था कि पहले मैंने प्लेटफॉर्म तैयार किया, उसके बाद हमारे और साथी हैं जिन्होंने इसी वर्ल्ड रिकॉर्ड पे और काम किया, तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल गया। लेकिन यकीन मानिए कि ये हम सभी जानते हैं कि जो पगडंडी पहली बार बनाई जाती है उसके बिल्कुल, लेकिन ये अपना अपना शौक है, अपने व्यक्तित्व का एक आकर्षण है कि आप कुछ चैलेंजिंग करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने यही विषय चुना कि जो प्रासंगिक भी हो। ऐसी विषय लेने चाहिए जो कालजयी हो और सार्वकालिक हो। हम देख रहे हैं कि आज वर्तमान में जो हमारा युवा वर्ग है वो बहुत पश्चिमोन्मुख हो रहा है। उन्हें बिल्कुल, पश्चिम की बातें, पश्चिम की सभी बहुत जो तकनीकी है या शिक्षा है या विज्ञान है, वो बहुत प्रभावित करता है। यहाँ तक कि हमारे जो रिसर्च हमारे जो पुराने रिसर्च थे, या रामानुजाचार्य हैं या सुश्रुत हैं या चरक हैं, जब उन्हीं की रिसर्च हम विदेशों से घूम कर आई हुई देख, तो हम उन्हें बहुत मतलब क्रियोसिटी के साथ पढ़ते हैं और बहुत हम अपने आप में प्राउड फील करते हैं। तो क्यों ना मौलिकता हमारे यहाँ है तो हम मौलिक रिसर्च उन्हीं पे करें। मैं ये चाहती हूँ। मेरे रिसर्च गाइड जो है डॉक्टर मनोज सिन्हा जी, वो आर्यभट्ट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो जब मैंने ऐसा कुछ उनके सामने रखा तो उन्होंने बहुत सहर्ष से स्वीकार किया जी, और निश्चय ही ये विषय ऐसा है कि हमें यूथ के साथ कनेक्ट करना है। और जब बिल्कुल, हमने ये इस पर काम शुरू किया, मैंने आसपास के रेडियस के विभिन्न कॉलेज लिए, वहां हमने विजिट किया, जब से बातें की, कॉलेज के विद्यार्थियों से बातें की, तो बहुत सारे फैक्ट्स हमारे सामने आए। हमने हुँ, एक क्वेश्चनेयर तैयार किया जिसमें लगभग 25 प्रश्न थे। उन प्रश्नों के माध्यम से हमने उनको वो दे दिया कि आप इनके उत्तर आराम से लिखिए। वो उत्तर हमने इकट्ठे किए और उन उत्तरों के माध्यम से फिर हमने मीन मीडियन मॉड निकाला और उसका एक औसत हमने देखा कि जो कंक्लूजन हमने निकाला वो यही था कि लगभग सभी जो युवा वर्ग हैं वो यही चाहते हैं कि संयुक्त परिवार बहुत अच्छा है। वहां पर जो हमारे मूल्य हैं, हमारी नैतिकता है, वो बहुत कुछ संग्रहित होकर रहती है। हमारे जब हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तो हमारे बच्चे जो हैं अनायासी बहुत कुछ सीख जाते हैं, अदृश्य रूप से सीखते हैं। जब वो इकट्ठे रहते हैं वो बांटना सीखते हैं, सहनशीलता सीखते हैं, एडजस्टमेंट सीखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी सीखते हैं और अपने आप को अभिव्यक्त करना सीखते हैं। किस समय क्या बात करनी है, कितना गैप रखना है, कब हमें अपनी डिमांड रखनी है, कब हमें अपनी डिमांड को थोड़ा सा सीमित रखना है, कब जब हमें बहुत कुछ मिलता है उसमें से भी कुछ बचत करके रखनी है। ये सब बातें वो परोक्ष रूप से ही सीख जाते हैं। हमारे बड़े उन्हें संस्कार देते हैं, कहानियों कथा के माध्यम से छोटी छोटी बातें जो है वो बहुत कुछ सीख जाते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल मैम। और जब अ, भविष्य में जब हम एडोलेसेंट पीरियड के बाहर जाते हैं, जब हम समाज से इंटरेक्ट करते हैं, जब हम जॉब में जाते हैं, तो हमें यही सब चीजें तो सीखनी है। समाज से हमें किस तरह से एडजस्ट करना है, फ्लेक्सिबल रहना है, कब हमें झुकना है, कब हमें अपनी बात कहनी है, कब हमें चुप रहना है, कब हमें अभिव्यक्ति करनी है। यही सब बातें तो हमें आगे चलकर काम में आती हैं। तो परोक्ष रूप से संयुक्त परिवार में ये सब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर हुँ, सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहाँ संयुक्त परिवार में हम बहुत कुछ सीखते हैं, वहाँ कुछ अलग सा भी कुछ देखने को मिलता है। देखिए, जहाँ बर्तन होंगे वहाँ कुछ ना कुछ आवाज़ आपस में रहता भी है। लेकिन बिल टोटलिटी में देखा जाए तो संयुक्त परिवार के फायदे अधिक हैं, नुकसान कम। आजकल जो हम बात करते हैं कि बच्चों के साथ यौन शोषण बहुत हो रहा है, चाहे वो लड़का है या लड़की है।
जब हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करते हैं, वहां पर माता पिता दोनों ही वर्किंग, पैसे की कमी नहीं है, उन्हें अपने बच्चों को मजबूरी में या क्रच में छोड़ना पड़ता है या किसी के घर छोड़ना पड़ता है। वहां पर जो उनकी सिक्योरिटी है वो बहुत खतरे में हो जाती है। जो बहुत सारे केसेस हम देखते हैं वो यहीं पर होते हैं, और बच्चे जो सहम जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस तरह के माहौल में रखा जाता है कि वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते, वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी रिसर्चेस हमारे सामने आई हैं कि माता पिता से बहुत दूर हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि रात को ही मिल पाते हैं वो, उस समय ना वो इतना समय दे पाते हैं अभिव्यक्ति के लिए, सिर्फ वो एक खाना पूर्ति रह जाती है कि हाँ आपने खाना खाया, आज का होमवर्क किया। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज बहुत बड़ी समस्याएं बनती जा रही हैं, जिनका जो प्रभाव है वो बहुत दूरगामी है। इसीलिए मैंने ये विषय चुना कि क्यों ना हम जब हम इसमें बच्चों को डालते हैं, क्रचेस में डालते हैं या प्ले वे में डालते हैं, तभी से हम एक पैटर्न शुरू करें अपने सिलेबस का, अपने करिकुलम का, कि वहां पर उन्हें भावनात्मकता सिखाई जाए, अटैचमेंट सिखाया जाए। हमारे करिकुलम में वो सब चीजें होनी चाहिए। छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से उन्हें शौर्य सिखाया जाए, उन्हें ईमानदारी सिखाई जाए, उन्हें निष्ठा सिखाई जाए। आपने कितने भी हम अगर महान व्यक्तियों की कथाएं पढ़ते हैं, जीवनी पढ़ते हैं, हम उनमें देखेंगे कि उनकी माताओं का रोल बहुत बड़ा होता है। चाहे आप स्वामी विवेकानंद ले लीजिए, वीर शिवाजी ले लीजिए, कि उन्हें बचपन में उनकी माताएं जो है वो कहानियां सुनाती थी, और उन कहानियों में जो पात्र होते थे, जो चरित्र चित्रण होता था, जो कथानक होता था, वो उनके मस्तिष्क में इस तरह से छाप छोड़ जाता था कि वो जो गुण थे वो अपने आप ही अंदर उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये सब हमारी रिसर्च का माध्यम रहा कि हम अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको किस तरह से सहेज सकते हैं, ताकि हमारे जो समाज में बिखराव कम हो, संयुक्त परिवार की तरफ हम वापस जाए। जी जी जी, बिल्कुल धन्यवाद मैम। जी अब आप आजकल आप ओएसडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की, तो ये जो आपका जो कार्य है, जी। ये आप किस तरह से ओपन स्कूलिंग के लिए कार्य करते हैं, या पूरे देश भर में ये कार्य चलता है, या मात्र दिल्ली के लिए ये कार्य आपका आप कर रही है? देखिए, नेशनल ओपन स्कूल एक बहुत बड़ी संस्था है, विदेशों तक भी इसकी ब्रांचेस हैं, और ये जो भी ओपन चीज होती है वो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जी चाहे वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है या नेशनल ओपन स्कूल है, NIOS, ये उन लोगों को वो सुविधाएं और वो अवसर प्रदान करते हैं जो समय रहते वो लोग नहीं कर पाए, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो या हायर एजुकेशन। तो ये दोनों ही संस्थाएं ऐसी हैं कि उन लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज देती हैं जो कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि कभी हमारे पास समय नहीं हो पाता, कभी हमारे पास वो फीस नहीं हो पाती, कभी हमारे घर में कोई ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो ये दोनों ही संस्थाएं उन लोगों को वो अवसर देती हैं कि आप उनको जारी रखिए जो आप करना चाहते हैं। तो NIOS से मैं जुड़ी हुई हूँ, और मेरा जो है OSD है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। मैं फ्लाइंग स्क्वाड में हूँ, यानी कि जब एग्जामिनेशंस होती हैं तो मैं उनको मॉनिटर करती अच्छा जी। हूँ। जी तो ये ओपन स्कूलिंग या इग्नू में आप काम कर रही है मैम, तो आपको क्या लगता है कि जिन बच्चों के लिए ये अवसर चले गए हैं, उन्हें अवसर नहीं मिले हैं, और वो अवसर देने का कार्य ये दोनों संस्थाएं कर रही है, तो आप तो ये देख रही होगी कि कितने बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं, या कितने लोगों तक ये लाभ पहुंच रहा है? सर, अगर हम डेटा उठाकर देखें तो ये तादाद हजारों लाखों में है। और अच्छा सिर्फ बच्चे ही नहीं, बहुत ऐसे भी हैं जो जिंदगी में अभी भी कुछ करना चाहते हैं। अभी पीछे जब हमारा कन्वोकेशन डे था इग्नू का, तो एक जी 93 साल के हमारे एक बहुत बड़े, हम मैं तो उन्हें महान व्यक्ति ही कहूंगी, उन्हें MA की डिग्री प्रदान की गई। तो अच्छा ये एक मोटिवेशन भी है
कि हम लोग एक उम्र आने के बाद हम लोग समझ लेते हैं कि अब क्या करना है करके, अब जिंदगी खत्म है। ऐसा नहीं है। लाइफ जो एक उम्र है वो एक नंबर है। अगर आप में इच्छा है, चाह है, तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। देयर इज नेवर टू लेट, कभी भी देर नहीं होती है। चाहूंगी अभी जिन पर फिल्म बनी है सांड की आंख, जो प्रकाशी तोमर जी और चंद्रो तोमर जी थी, मैं इनसे मिल चुकी हूँ एक अवार्ड फंक्शन में। तो जी इन्होंने अपना करियर अनचाहे ही शुरू हो गया, मैं ये नहीं कहूंगी कि शुरू किया। 80 से 82 साल की उम्र में इन्होंने शुरू किया। आजकल आम आदमी उस उम्र तक पहुंचेगा भी, ये भी कोई गारंटी नहीं है। सही तो बात। इस उम्र में पहुंचकर उन्होंने वो सब कुछ अचीव किया जो उन्होंने पीछे की सारी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं, खासकर महिलाएं हमारी जो है, कि जहाँ 40-45 के होते हैं तो हम सोचते हैं कि अब तो जो करेंगे बच्चे करेंगे, हमने क्या करना है। ऐसा जी नहीं है। जिंदगी हर समय नए अवसर देती है, हमें सिर्फ उनको खोजना है। आप चाहें तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ इच्छा शक्ति की जरूरत है। रास्ते अपने आप बन जाते हैं। मैं उनमें से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने हूँ कि 17 जी। साल मैंने एक हाउसवाइफ बनकर बिताए हैं। उसके बाद मैंने जो कुछ प्राप्त किया है, तो अगर आप इच्छा रखते हैं, चाह रखते हैं, तो जिंदगी आपको अवसर जरूर देती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अवश्य है कि जिंदगी आपको अवसर देती है, आपके द्वार जो है वो ठोकती है, बस आप जागरूक होने चाहिए, उस द्वार को, उस मौके को भुना ले तो जिंदगी बन सकती है। बहुत बहुत सुंदर आप बातें कर रही है मैम। अब इसके साथ साथ एक प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ, उसके बाद हम आपकी कविता भी सुनना चाहेंगे। आप काफी वर्षों से शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है और बचपन से आपने, आपके घर से ही इतने अच्छे भाषाविद साहित्यकार आपके परिवार में रहे हैं। मैम आज, अब ये जो सरकार है, ये अब इस नई सरकार, नई शिक्षा नीति जो है वो लेकर आई है, तो ये शिक्षा नीति के विषय में आपने कुछ पढ़ा होगा। तो मैम आपको क्या लगता है, ये शिक्षा नीति जो मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कर रही है, तो आगे चलकर क्या आपको लगता है, इसके क्या ये होंगे, इसके क्या परिणाम होंगे? क्या अच्छे होंगे, बुरे होंगे, कैसे होंगे? देखिए, परिणाम तो समय पर ही निर्भर करता है। हम अभी परिणामों के बारे में अगर हम कुछ भी कहेंगे तो वो जल्दबाजी होगी। जी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो मातृभाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमोट कर रही है, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि जी, एक बच्चा जब अपने घर परिवार को छोड़कर जाता है, तो उसके लिए मातृभाषा सबसे बड़ी है। और जो ज्ञान वो मातृभाषा में आसानी से प्राप्त कर सकता है, तो हम वो बोझ उस पर पहले से ना डालें तो बहुत बड़ी बात। और मैं इस सरकार का बहुत मतलब आभार व्यक्त करती हूँ कि इस नई सोच को उन्होंने आगे लाए हैं और उसको कार्यान्वयन भी शुरू हो गया है। ठीक है, जो एक चीज 30-35 साल से चल रही है, उसे बदलने में थोड़ा समय लगता है और पूरी एजुकेशन पॉलिसी लागू होते हुए भी समय लगेगा। लेकिन जी, हाँ, इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे, दूरगामी होंगे। और मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं को जो संवर्धन और पोषण मिलेगा, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भारत में इतनी ज्यादा बोलियां और क्षेत्रीय भाषाएं हैं कि और किसी देश में ये है ही नहीं। और उन जी, क्षेत्रीय भाषाओं में, लोक भाषाओं में इतना अधिक ज्ञान और इतना अधिक कनेक्टिविटी है कि हम वो लोग सोच भी नहीं सकते। जो क्षेत्रीय संवाद है वो बहुत दूरगामी होता है। जो क्षेत्र जी, का एक लोक भाषाओं का और लोक बोलियों का जो एक अपना संसार है, वो बहुत बड़ा है। जी, जी मैम, बिल्कुल, बिल्कुल। अब उसके हम, जो शिक्षा उसके माध्यम से दी जाती है। जी। जी, जी, बोलिए, बोलिए। उस माध्यम से जो दी जाती है वो स्टेबल रहती है, बहुत समय तक रहती है। उसको याद करने के लिए विद्यार्थियों को अलग से परिश्रम नहीं करना पड़ता है। जी। बिल्कुल। तो मुझे इससे ही एक प्रश्न निकल के मेरे दिमाग में आ रहा है मैम, कि अगर समझ लो महाराष्ट्र में कोई परिवार पढ़ रहा है, ठीक है, अपने बच्चों को वो पढ़ा रहा है, वो यहाँ की मराठी भाषा में पढ़ रहा है,
ठीक है, वो उसकी मातृभाषा है। और अगर संयोगवश वो परिवार नौकरी के कारणवश अगर उनका ट्रांसफर हो जाता है, वो मध्य प्रदेश चले जाते हैं या दिल्ली चले आते हैं, तो उस बच्चे की शिक्षा दीक्षा में आपको क्या लगता है कि वहां पे उसे अड़चनी तो आएगी ना मैम? अब तो ठीक है, अंग्रेजी में वो पढ़ रहा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुंबई में पढ़े या दिल्ली में या बेंगलुरु में या हैदराबाद में, कोई उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। बच्चे के स्कूल जो है वो अंग्रेजी में ही है, या हिंदी माध्यम से अगर वो पढ़ता है तो हिंदी में आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर मातृभाषा में वो पढ़ेगा, महाराष्ट्र का व्यक्ति, अगर उसके पिताजी कर्नाटक में चले जाए या फिर दिल्ली में चले जाए, तो उस बच्चों के लिए तकलीफें नहीं होगी, अड़चने नहीं आएगी? ये तो बहुत बड़ी बात है सर जो आपने कही है। निश्चय ही दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम दूसरी ऑप्शनल जो लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर, जैसे हिंदी होगी या इंग्लिश होगी, ये इस क्षेत्र में इस तरह की परिस्थितियों में बहुत बड़ा काम करेंगी, क्योंकि ये दोनों ही भाषाएं साथ साथ चलेंगी। और जहाँ पर त्रिभाषीय सूत्र जो हमारा चला हुआ है, और जो हमारे एक सेंट्रल स्कूल है, जो एक वहां पर जो पॉलिसी लागू की गई है, वो भी इस और बहुत बड़ा कदम है कि बच्चों की पढ़ाई और सिलेबस जो एक सूत्र है उसमें, वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब में होते हैं जो लोग, उन्हीं के ट्रांसफर ज्यादा होते हैं, ज्यादा वैसे होते तो इंटरस्टेट ही होते हैं। हाँ जी। हैं। तो उन लोगों के लिए मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जगह अगर हम टोटलिटी में देखें तो ये जो भाषाओं वाला काम है वो काफी अच्छा है। अब बात तो सर हर हर चीज के होते ही जी, बिल्कुल, बिल्कुल होते हैं। है, अ, पर फिर भी जो हम एक औसत रूप में देखते हैं तो ये फार्मूला ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल निश्चित ही मातृभाषा से ही आदमी सोचता भी है। जैसे मैं आपसे अब बात कर रहा हूँ मैम, तो मैं मराठी भाषा में ही विचार कर रहा हूँ और उसको अनुवादित रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये जी तो जी। है, मनुष्य अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और प्रथम उसी में उसको प्रथम विचार सर मातृभाषा में ही आते हैं। बिल्कुल, जी बिल्कुल, यस जी। मैम। मैम हम एक आध कविता आपकी अब सुनना चाहेंगे, है ना? हम श्रोताओं के लिए, हमारे दर्शकों के लिए भी वो एक अच्छी परवनी होगी। क्योंकि आप इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने अपने नाम किए हैं, जी तो कुछ कविता तो बनती है सुनना। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी एक आध अच्छी-सी कविता आप सुनाएँ। जी। मैं माँ पर ही कविता सुनाना चाहूंगी, क्योंकि माँ से जी, बड़ा तो कुछ भी नहीं है। सही बात। ये वाली कविता जो है वो मेरी बहुत सी रिकॉर्ड में आ चुकी है, और ये रानी चेन्नम्मा विश्वविद्यालय है, वहां पर बीए के कोर्स में भी सेलेक्ट हो चुकी है। अच्छा, तो वाह! यही मैं सुनाना चाहूंगी। जी, अभिनंदन मैम आपका। मैं जरा देख रही हूँ, जी, जी, क्योंकि मैंने पहले ऐसा निकाला नहीं है। मैं देखती हूँ सर। और दूसरी बात, जो जी, हमारा है वो अभी जो हमारी गोल्डन बुक पर जो पुस्तक आ रही है, जी, उसका नाम है, हमने रखा है अर्जुन अवार्डी काव्य धारा। अर्जुन अवार्डी काव्यधारा। उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जी, जी, बता क्योंकि दीजिए। काव्य धारा उसका नाम इसलिए रखा गया है कि अर्जुन अवार्डी लगभग 700 से ज्यादा है, और हमने अभी उनमें से सिर्फ 133 ही लिए हैं। तो ये जी, धारा अभी आधी है, इसमें अभी और धाराएं मिलनी बाकी है, इसलिए इसका नाम अर्जुन अवार्डी काव्य धारा रखा गया है। और जल्दी ही ये आने वाली है। जी, जी, मैं अभी सुना देती हूँ। मैं नारी पर भी सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जो देखिए दर्शक नारी। मित्र जी हमें सुन रहे हैं, वो अगर कुछ प्रश्न विदुषी जी से पूछना चाहते हैं, वे जी कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हम मैम से फिर उन प्रश्नों के उत्तर अवश्य लेंगे। जी मैम। जी बिल्कुल। जी। नारी पर मैं अपनी कविता सुनाना चाहूंगी। जो नारी है, भारतीय नारी है, हमेशा से ही पूजनीय है। और मैं तो आजकल की युवा लड़कियों को मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें अपने आप को साबित करने की आवश्यकता ही नहीं है। नारी तो हमेशा से ही सर्वश्रेष्ठ रही है। पुरुष को वो बनाती है, उसे जन्म देती है,
उसका अस्तित्व बनाती है, उसे संस्कार देती है, उसे जीवन देती है, तो वो तो वैसे ही श्रेष्ठ है। तो उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जी। तो नारी पर मेरी कविता है। भारतीय नारी का यहाँ कोई नहीं सानी है, भारतीय नारी का यहाँ कोई नहीं सानी है सब पर भारी क्योंकि, है सब पर भारी क्योंकि वह आत्माभिमानी, वाह। आत्माभिमानी नारी होती है। हमेशा ही से ही हमारी जो हम इतिहास उठा कर देखते हैं, तो बहुत सी विदुषी नारियां हमारे इतिहास में रही हैं। बिल्कुल। वो सौंदर्य, वो सौंदर्य वैदुष्य या सहनशीलता हो, वो सौंदर्य वैदुष्य या सहनशीलता हो, गार्गी विद्योत्तमा रंभा या शकुंतला हो, ये सभी अपने आप में सम्माननीय रही है। बिल्कुल। अपने गुणों से वो सदा सम्मान पाती आई है, अपने गुणों से वो सदा सम्मान पाती आई है। वो क्यों, हो भी क्यों ना, वह अपने गुणों का लोहा मनवाती आई है। किसी भी तरह के शास्त्रार्थ होते हैं, हमने बहुत से इतिहास में पढ़ा है, आदि शंकराचार्य को भी पराजित करने की हिम्मत रखती थी। ऐसी जी। ऐसी नारियां हमारे पास हुई हैं। आदि शंकराचार्य जो स्वयं शंकर के अवतार, उन्हें भी शास्त्रार्थ में उन्होंने चुनौती दी थी। जी। सृष्टि का आधार है नारी, हम्म। सृष्टि का आधार है नारी, प्रकृति का श्रृंगार है नारी। नारी है तो प्रेम है, जी। नारी है तो प्रेम है, बंधन है। हर बंधन नारी के साथ ही आरंभ होते हैं। हर बिल्कुल। रिश्ते की डोर है नारी। कोई भी रिश्ता देखिए बिना नारी की नहीं बनता है। नहीं हो सकता। बचपन की अल्हड़ता में भी भाव का भंडार है नारी। देखिए, आप बचपन में छोटी छोटी भी लड़कियां होंगी, अपने भाई बहन को इतने अच्छे से उठाकर रखती हैं, बहुत जी। अच्छे से संभाल लेती हैं उन्हें। अगर एक लड़का है तो वो अपने छोटे भाई बहन को नहीं संभाल सकता, लेकिन एक लड़की संभाल लेती है। बचपन की आल्हड़ता में भी भाव का भंडार है नारी। यौवन में लज्जा संयम का, यौवन में लज्जा संयम का, सुंदरता का संगम है नारी। वाह। वाह। होती विदा जब बाबुल के घर से, होती हम्म। विदा जब बाबुल के घर से, दो घरों की लाज है नारी। अपने तन मन निष्ठा से, अपने तन मन निष्ठा से नव जीवन को अपनाती नारी। इस कविता के माध्यम से मैंने बचपन से लेकर उसके पूरे जीवन को भी साथ साथ लेकर आने का प्रयत्न किया है। जी। माँ बनकर जीवन में, माँ हम्म। बनकर जीवन में पूर्णता पा लेती है नारी। माँ बनना सबसे बड़ा सौभाग्य। जी। सर्वस्व अपना सौंप कर बच्चों को बनाती है नारी। प्रकृति धरती की तरह बस देना ही जानती है नारी। जिस तरह हमारी प्रकृति और धरती माता है, वो सभी कुछ देती है, हमेशा हमसे कुछ मांगती नहीं है। इसी तरह नारी भी बहुत कुछ देती है। प्रेम, भाव, इज्जत, बस यही तो मांगती है नारी, और कुछ नहीं चाहती है। जीवन के हर पड़ाव में बस आलंबन ही चाहती है नारी, वरना तो वो स्वयं शक्ति है और हर किसी पर भारी है नारी। अगर प्रेम के दो शब्द उसे परिवार से मिल जाते हैं, सांत्वना मिल जी। जाती है, उससे बढ़कर उसके लिए जी। कुछ नहीं जी। है। नारी को सरल न समझो, नारी को सरल न समझो, ईश्वरत्व का मिश्रण है नारी। हम खुद अपना सम्मान करें, क्योंकि मैं स्वयं नारी हूँ, मैं ये सभी कहूंगी, सभी अपनी बहनों को, अपनी सभी युवा वर्ग को भी कहूंगी कि हम अपना, हम खुद अपना सम्मान करें और मान करें हम है नारी। इस बात पर हमें अभिमान होना चाहिए कि हमें ईश्वर ने नारी बनाया है, जो बहुत कुछ सहने की, बहुत कुछ करने की और सृजन करने की शक्ति अपने आप में रखती है। तो ये बिल्कुल। मेरी एक छोटी सी कविता थी। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। बहुत खूब। स्त्री जो है ना, इसका इतना इतना बलिदान है, या वो इतनी सहज होती है, वो तो विश्व निर्माता की एक अजब ऐसी वो निर्मिति है, क्योंकि उसी से तो विश्व निर्माण हुआ है। बिल्कुल। तो बहुत ही वो शोषित होती है। और अक्सर हम घरों में देखते हैं कि बेचारी स्त्री जो है ना, सुबह से उठकर वो शाम तक खपती रहती है अपने परिवार के लिए।
वो अगर सब्जी बनाती है और जब पति मुंह में वो निवाला लेता है और जब उसका चेहरा खिलकर वो कहता है कि वाह बहुत अच्छी सब्जी बनी है, तो उससे उसे लगता है कि उसे भारत रत्न मिल गया। बिल्कुल। इतनी अपनी स्त्रियां जो है बहुत भावुक होती है अपने परिवार के विषय में। उसे लगता है कि वो अगर रंगोली निकालती है तो आप बस कह दो कि वाह कितनी बढ़िया रंगोली है, उसी से वो खुश हो जाती है। लेकिन ये भी समाज में हमारे लोग, कई ऐसे लोग हैं जो ये भी नहीं कर सकते। वो भी हमेशा मुंह मोड़ते रहते, कह रहे क्या इसमें नमक कम है, इसमें मिर्च कम है, इसमें ये है। अरे उसने बना के एक बार बना के हम अगर देखें तो पता चले कि उन्होंने किस मेहनत से उसे बनाया है। आपको स्त्री के विषय में बहुत आप अच्छा सोचती है। आप स्वयं स्त्री है इसलिए नहीं, एक अच्छी इंसान जो है, कोई भी अच्छा इंसान, वो स्त्री के विषय में इसी तरह के सोचेगा। आपको आपकी कविता को नमन है मैम। अब बिल्कुल। हम ये चाहेंगे कि ये जो युवा वर्ग जो है, आज कल आप देख रहे हैं कि तरह-तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो बहुत प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ रही है। लिव इन रिलेशनशिप ये बढ़ रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति में इस तरह की कोई बातें नहीं थी। हमारे माता-पिता के वचनों से ही या उनके आशीर्वाद से ही हम हमारे शादी-ब्याह भी होते थे। हमारी संस्कृति जो थी वो इतनी अच्छी चलती थी। स्त्री-पुरुष जो होते थे वो शादी के बाद ही मिलते थे। आजकल ऐसी नहीं है। युवाओं में इस तरह का क्रेज है कि वो हम लिव इन में है, यह कहना उनको लगता है कि वो बहुत बड़ा कोई कर्म कर रहे हैं। तो जो बच्चे, जो युवा आज हमें सुन रहे हैं मैम, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा हमारा राष्ट्र जो है इसमें इस तरह का जो परिवर्तन आ रहा है, पाश्चात्यकरण जो हो रहा है, इसके विषय में आप क्या सोचती है और क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, हमारी भारतीय परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे मूल्य, हमारी सामाजिकता, हमारी नैतिकता हमेशा से ही अग्रगण्य रही है। और भारत विश्व गुरु रहा है, जगत गुरु रहा है। उन सब के पीछे यही सब कारण है, क्योंकि जो हमारे मूल्य हैं, वो हमें बहुत अच्छा रास्ता दिखाते हैं, वो सार्वकालिक। जब हम युवा होते हैं, हम अपने आप को, अपने यौवन को संभाल कर 30 साल तक नियत किया गया है, वो बिल्कुल सही है कि आप उस समय में अपने चरित्र निर्माण कीजिए, अपने शिक्षा पूरी कीजिए, उसके बाद गृहस्थ आश्रम आता है। गृहस्थ आश्रम में ही जो सब कुछ होना चाहिए वो एक समय पर ही अच्छा लगता है। अगर समय से पहले ही सब कुछ हो जाता है तो वो गलत है। और जो आजकल की हमारी युवा पीढ़ी इस तरफ जा रही है, वो हम ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है या सही है, ये उनकी हिसाब से सही लगता है उन्हें, क्योंकि वो देखिए उनके ये रूल रेगुलेशंस हैं कि वो 18 साल के होने के बाद अपने बच्चों को अलग कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारी जो परंपराएं हैं वो हमारे हिसाब से बहुत सही है। और जो एक गृहस्थ आश्रम के जो नियम है, जो कर्म है, वो उसी समय होने चाहिए। हमारे माता पिता जो हमारे लिए करते हैं वो हमेशा ही अच्छा होता है। माता पिता से बड़ा कोई हितैषी नहीं होता। ये एक जीवन का एक काल है कि जहाँ जहाँ आप अगर अच्छी तरफ जा, जीवन संवर जाएगा। अगर आप बुरी तरफ जाते हैं तो वही जीवन आपका खराब हो जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना चाहिए। और जो हमारे नियम है, जो हमारी मान्यताएं हैं, वो हमारी सभ्यता संस्कृति है, वो बहुत अच्छी है। लिव इन रिलेशनशिप हमारे यहाँ नहीं चलता है। और वो कहीं ना कहीं कुछ भी अच्छा नहीं मानती मैं इसे। देखिए, एक जो एक कशिश है, एक एक अपनापन है, एक इंतजार का जो मजा है, शादी के बाद आप जब मिलते हैं, वो एक अलग चीज है, एक बंधन है। और जब शादी हम कहते हैं कि इस तरह से हुई है, जो मंत्रों में जो शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, कि एक औरत इतना सब कुछ सहन करते हुए भी वो उस परिवार से अलग नहीं हो सकती। तो वो कहीं ना कहीं वो अदृश्य बंधन वो मंत्रों की शक्ति का ही है। तो जो मान्यताएं हमारे हिंदू धर्म में है या किसी भी धर्म में है, वो गलत नहीं है। लेकिन आजकल की युवाओं को थोड़ा सा सहेजने की जरूरत है। वो पथ भ्रष्ट होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है। अभी हमारी बातों को सुनते हैं। अगर हम उन्हें सही शिक्षा देंगे, सही समय पर चरित्र निर्माण के बारे में उन्हें बताएंगे, तो जरूर वो इस तरफ वापस आएंगे। और वापस
जो हमारा एक दायरा था, एक समय का चक्र जो घूम रहा है, वापस मुझे लगता है ज़रूर आएगा। तो अगर हम कोशिश करेंगे इस तरफ आगे बढ़ने की कि हम अपने युवाओं को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए कहें, उन्हें अच्छे चरित्र निर्माण की बातें बताएं, उन्हें उनके सामने एग्जाम्पल बने। ये नहीं कि सिर्फ हम उन्हें बताते रहें, जब तक आचरण में हम नहीं लेकर आएंगे तब तक हमारे युवा उसे नहीं समझेंगे भी नहीं और फॉलो भी नहीं करेंगे। क्योंकि बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है कि हम उसे सबसे पहले अपने आचरण में लेकर आए, फिर उन्हें हम कहें कि देखो बच्चे ये बात ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा अच्छी है। तो निश्चित ही हमारे युवा भी जरूर इस तरफ आगे आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। बिल्कुल आशावादी दृष्टि हमें रखनी होगी। और क्योंकि आज हम भारत जो है, हमारा भारतवर्ष जो है, वो विश्व का सबसे युवा देश है। इसलिए बिल्कुल। युवाओं के द्वारा ही इस देश का चरित्र निर्माण भी हो सकता है। इसलिए हमारे युवाओं को सही दिशा निर्देशन की बहुत जरूरत है। और वो आपने बिल्कुल सही कहा मैम। मैम, वो आप जो काल का जो चक्र है वो हमारा भी काफी चल चुका है। एक घंटे तक हमने आपसे बहुत अच्छी बातें की है। मैम, जी। चलते चलते मैं ये समझना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि आप भविष्य की आपकी क्या योजना है। आप अब फिलहाल आप क्या लिख रही है, और फिर और कोई रिकॉर्ड्स आप बना रही है, या उसके लिए आपके क्या क्या योजनाएं हैं? जी, भविष्य के लिए योजना यही है कि आगे का मेरा जो प्रोजेक्ट होगा वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए होगा। और अभी जो जी, मेरी पुस्तकें आ रही हैं, एक तो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की है, वो अभी बिल्कुल अंतिम चरण पे है, अगले हफ्ते तक शायद आ जाएगी। और ये प्रथमा जो भारत की विभिन्न नारियों पर आधारित है, जो अपने अपने क्षेत्र में प्रथम रही है, चाहे वो सौंदर्य का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे पुलिस हो। इस क्षेत्र में हमने 31 महिलाओं को शामिल किया है। उसी के साथ जी, जैनेन्द्र कुमार पर भी मेरी एक पुस्तक सह संपादक तत्व में आ रही है। इन सब जी, के बाद आगे पुस्तकों का क्रम तो जारी ही रहेगा, क्योंकि विषय बहुत है। मुझे संपादित पुस्तक पे काम करना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें हमारी वैचारिक विभिन्नता आती है, एक वर्सेटैलिटी आती है। बिल्कुल, क्योंकि जब हम स्वयं की पुस्तक निकालते हैं, चाहे वो काव्य पर हो या आलेख पर आधारित हो, किसी भी विधा में होगी, तो उसमें एक रास्ता आने की संभावना रहती है। तो मुझे जी, वर्सटैलिटी ज्यादा अच्छी लगती है कि हम बहुत सी जब विभिन्न राज्यों से हमारे, समझिए कि पूरा भारत ही हम इकट्ठा कर लेते हैं एक पुस्तक में, और जी, विश्व के भी जी, और बहुत से आ जाते हैं हमारे पास साहित्यकार। तो उनके विचारों को जानने का अवसर मिलता है, उनकी भाषा शैली को, उनकी वैविध्य को अवसर मिलता है। और ये सब हमें भी प्रेरित करता है बहुत कुछ सीखने, हमें एक नई जी, दिशा देता है। तो आगे भी जो मेरी बिल्कुल, पुस्तकों के विषय रहेंगे, वो सामाजिकता पर ही आधारित होते हैं, नवीन ज्ञान पर आधारित होते हैं। वही मुझे अच्छे लगते हैं, शोध पर आधारित होते हैं। क्योंकि जब भी हम शोध की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ नया हमारे सामने आता है। शोध बहुत बिल्कुल। जरूरी है, रिसर्च बहुत जरूरी है। एक पुराने ज्ञान को नवीन आवरण मिलता है शोध के साथ। तो इसी पर ही मेरा निरंतर कार्य चलता रहेगा। जी मैम। जी। जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम, आपके आगे के भविष्य के लिए, कि आप निरंतर इस पथ पर चलती रहे, और पूरे भारतवर्ष को नई नई विधाओं में आपको हमें आपको हम आगे भी सुनना अवश्य चाहेंगे। समय की गति जो है वो चल रही है। आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत आपका बहुत धन्यवाद। बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप धन्यवाद। जैसी आप जैसी विदुषियों से, आपका नाम ही विदुषी है, तो उनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। जब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जब मैं आपके ग्रुप में था, तो मैं देख रहा था कि आपकी भावनाएं इतनी अच्छी थी, कभी भी आपको गुस्सा नहीं आता। कई लोग उठ भी कर था कि इतनी संभालने वाली, इतनी सुलझी हुई महिला, जिनसे बात करके हमारे लोक बात को और हमारे दर्शकों को आपको सुन करके निश्चित ही आनंद आया होगा। और उसी कामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आज के साक्षात्कार को यहीं रोकते हैं मैम।